नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टडी विद सुनील पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप देख रहे हैं भारत का भूगोल 16 क्लास नंबर। इंडियन ज्योग्राफी की हमारी जितनी भी क्लासेज थी जरूरी टॉपिक्स की, वो मैंने आपको कल करा दी थी। कल हमारी इंडियन ज्योग्राफी की जो MCQ PYQ के माध्यम से हम देख रहे थे वो सारी की सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। आज से जो हमारी पहली क्लास होगी वो वर्ल्ड ज्योग्राफी की होगी। अगर हम टोटल क्लास के अंतर्गत देखें तो हमारी क्लास नंबर 16 है, पर अगर स्पेसिफाई करके अगर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास के अंतर्गत देखेंगे तो क्लास नंबर पहली है आज हमारी। कल से मैं इसमें क्लास नंबर 2 डलवा दूंगा, ठीक है। आज क्लास नंबर 1 है वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत हमारी। इंडियन पॉलिटी में आपको पहले ही करा चुका हूँ। इंडियन ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो गई है। 10 से 12 क्लासेज के अंतर्गत आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अगर आप चाहोगे तो मैं पॉलिटी के थ्योरी की तरफ चल दूंगा। या आप कहोगे कि सर हमें मैपिंग करा दीजिए, तो ज्योग्राफी की मैपिंग करा देंगे। मतलब हम सारा ही कराएंगे, पर अब देखिए दिन में जितना हो पाता उतना ही करा पाएंगे। सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट चलेंगे हम लोग। बाकी जो आपका सहयोग रहेगा तो कुछ चीज़ें और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। पर इसके लिए क्या करना है आपको, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए और लाइक्स कराइए, कमेंट करिए। इससे क्या होगा, मोटिवेशन मिलता है। आपके जितने भी साथी तैयारी से जुड़े हुए हैं उन तक ये चैनल को पहुँचाइए। इससे क्या होगा ना, वो सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी जब रीच बढ़ेगी तो मुझे भी हिम्मत मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लास बनाने का, ठीक है। तो बिना समय गवाए चलते हैं आज के अपने क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। ध्यान रखना वर्ल्ड ज्योग्राफी का आज हमारी पहली क्लास है और पहली क्लास का पहला प्रश्न। कह रहा है कुछ निम्नलिखित खगोलीय पिंड में से किसमें हीलियम 3, क्या हीलियम 3 जो कि ऊर्जा का स्रोत है, एक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जैसे क्या होता है कि हमारे कुल 8 ग्रह हैं, ठीक है। 9 थे, प्लूटो हटा दिया है। जैसे बुध है, बृहस्पति है। जैसे आप अगर क्रम से देखोगे सूर्य से दूरी की बढ़ते क्रम में, तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। ये दूरी, ये क्रमानुसार है, सूर्य से दूरी के क्रम में, ठीक है। सूर्य से दूरी के क्रम में। अब क्या होता है कि इनमें कुछ ऊर्जा के तत्व पाए जाते हैं। हाइड्रोजन है, हीलियम है, मीथेन, मतलब हर ग्रह की अपनी एक विशेषता है। तो वही उन विशेषताओं में से किसी एक ग्रह की विशेषता है जिसके अंतर्गत हीलियम, जो कि ऊर्जा का एक प्रचुर स्रोत है, वो मतलब किस ग्रह में पाया जाता है। प्रश्न के अंतर्गत हमसे पूछ रहा है ये, ठीक है। तो देखिए, जो हीलियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो पाया जाता है शनि ग्रह पर। किस पर? शनि पर। अब शनि ग्रह की कुछ अन्य विशेषताएं हैं, वो भी देख लेते हैं। जैसे शनि के बारे में कहा जाता है कि ये, जैसे आप अगर दूरी के क्रम में देखोगे तो ये 6वां ग्रह है, 6ठा ग्रह, ठीक है। और आकार की दृष्टि से देखोगे तो ये दूसरा बड़ा ग्रह है, दूसरा बड़ा ग्रह, ठीक है। 6वां किस है? जैसे दूरी की दृष्टि से, जैसे सूर्य है, सूर्य के बाद जैसे हम अगर लगाएंगे तो सबसे पहले पड़ता है सूर्य के नजदीक बुध, शुक्र, ठीक है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि। इनके बाद अरुण और वरुण। ये कुल 8 ग्रह हैं जो सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में हैं। जैसे सबसे नज़दीक आपको बुध दिखेगा सूर्य के, फिर आपको शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि। अब देखोगे 1 2 3 4 5, तो ये क्या है, दूरी के बढ़ते क्रम में 6वां है। लेकिन आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा बृहस्पति है, शनि, अरुण, वरुण। फिर इस तरह से देखोगे तो आकार की दृष्टि से दूसरा बड़ा ग्रह है, ठीक है। तो ये इसकी कुछ अपनी विशेषताएं हो गई। फिर इसका एक उपग्रह है टाइटन, इसके उपग्रह का नाम है टाइटन। टाइटन ये क्या है, ये शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। क्या है ये? शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। कौन सा? टाइटन। फिर इसकी एक और अन्य विशेषता क्या है, रिंग्स में बलयों का मिलना। कौन सा? बलयों का मिलना, बलयों का रिंग्स का मिलना। जैसे इसके चारों तरफ क्या है, रिंग्स पाई जाती हैं। इस तरह से देखोगे तो शनि की जो भी विशेषताएं, जैसे आकार की दृष्टि में दूसरा बड़ा ग्रह है, लेकिन दूरी की दृष्टि से ये 6वां बड़ा ग्रह है। इसके साथ साथ देखोगे तो ये क्या है, इसकी जो दूसरी विशेषता है, इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है शनि का, ये टाइटन है। बलयों का होना, रिंग्स, इसके चारों तरफ क्या, रिंग्स पाई जाती हैं। जैसे नग्न आंखों से देखने वाला, जैसे आप अगर नग्न आंखों से बिना दूरबीन के देखोगे तो ये
अंतिम ग्रह है, ठीक है, अंतिम ग्रह है, नग्न आंखों से दिखने वाला अंतिम ग्रह। इसके बाद अरुण वरुण नहीं दिखाई देते, तो लिख सकते हैं यहाँ पे नग्न आंखों से दिखने वाला अंतिम ग्रह, ठीक है। नग्न आंखों से देखने वाला एक ऐसा शनि अंतिम ग्रह है, ठीक है। तो इस तरह से देखोगे तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो मैंने आपको बता दी है। तो हीलियम 3 किसका प्रचुर मात्रा में, तो शनि ग्रह पर पाया जाता है। तो पहले का क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। फिर से देख लीजिए, हीलियम 3 हाइड्रोजन इसकी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और दोनों ही क्या है, ऊर्जा के भरपूर मात्रा में स्रोत हैं। फिर क्या है, जैसे अगर आप आकार की दृष्टि से पूछोगे तो दूसरा बड़ा ग्रह है, लेकिन दूरी की दृष्टि से देखोगे तो ये छठवां बड़ा ग्रह है, ठीक है, छठवां दूरी के अनुसार। फिर नग्न आंखों से दिखने वाला अंतिम ग्रह है। एक इसका देखो क्या होता है, ग्रह के प्रत्येक ग्रह का अपने को उपग्रह होता है, ठीक है। प्रत्येक का मतलब जैसे बुध का नहीं है, शुक्र का भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे ग्रह हैं, जैसे हमारे बृहस्पति है, शनि है, मंगल है, अरुण वरुण, इनके अपने अपने कुछ उपग्रह हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम है टाइटन। तो पूछे कभी आपसे कि टाइटन किसका सबसे बड़ा उपग्रह है, तो वो शनि का है। जैसे कभी पूछने लग जाए कि बलियों का होना, रिंग्स का होना चारों तरफ किसकी ग्रह की विशेषता है, तो वो शनि ग्रह की विशेषता है। शनि की अपनी क्या विशेषता है, रिंग्स का पाया जाना। फिर क्या है दूसरा, नग्न आंखों से दिखने वाला ही अंतिम ग्रह है। जैसे आप अगर दूरी की दृष्टि से देखोगे सूर्य से, तो शनि एक अंतिम ग्रह है जहां पर आप नग्न आंखों से देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से देखोगे दूरी के अनुसार। तो बुध सूर्य के सबसे नजदीक है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, और दूरी के अनुसार सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, तो वरुण है, और सबसे नजदीक का बुध है, ठीक है। इस तरह से देखोगे तो आपके सामने शनि की जितनी विशेषताएं हैं वो बता दी मैंने। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस गैस को सूर्य के क्रोमोस्फीयर में सबसे प्रथम खोजा गया था। कौन सा, क्रोमोस्फीयर में सबसे पहले खोजा गया था, ठीक है। तो ये खोजी गई थी हीलियम, ठीक है। हीलियम क्या है, सबसे पहले खोजी गई थी कहाँ पे, सूर्य के क्रोमोस्फीयर में। तो सर्वप्रथम कौन सी खोजी गई थी, कभी पूछे आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो सूर्य के क्रोमोस्फीयर में सबसे पहले खोजी गई थी, तो ये हीलियम है। अब हीलियम की कुछ अपनी विशेषताएं हैं, जैसे क्या है, ये एक निष्क्रिय और नोबेल गैस है। ये एक निष्क्रिय अर्थात क्रिया नहीं करती किसी, निष्क्रिय या नोबेल गैस है, ठीक है। फिर इसका इसका गलनांक एवं क्वथनांक क्या है, सबसे कम है, सबसे कम होता है। तो कभी पूछे हीलियम की क्या विशेषता है, तो एक निष्क्रिय नोबेल गैस है और इसका गलनांक एवं क्वथनांक सभी तत्वों में क्या होता है, सबसे कम होता है, ठीक है। सबसे पहले कहाँ खोजी गई, तो सूर्य के क्रोमोस्फीयर में सबसे पहले खोजी गई थी ये, ठीक है। और शनि में क्या है, प्रचुर शनि में इसका एक हीलियम 3 पाई जाती है। तो हीलियम क्या है, ऊर्जा का एक स्रोत है, और सूर्य के क्रोमोस्फीयर में क्या है, खोजी गई थी ये, ठीक है। नोबेल गैस है और इसका गलनांक क्वथनांक क्या होता है, सबसे कम होता है। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। जैसे एक बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ, क्या है कि जैसे क्या होता है, जैसे ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड स्थापित बहुत सारे क्या सिद्धांत दिए गए थे, लेकिन जो सबसे सर्वमान्य सिद्धांत है तो उसमें क्या है, बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी जो है, बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध है ब्रह्मांड के निर्माण से, कि ब्रह्मांड किस प्रकार का, ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी, ठीक है। तो किससे, यूनिवर्स, द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो ब्रह्मांड बिग बैंग सिद्धांत का संबंध किससे है, द यूनिवर्स मतलब द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी। फिर इसी के साथ साथ जैसे जैसे ये बताता है कि आकाशगंगाओं का निर्माण किस प्रकार हुआ था, आकाशगंगा का निर्माण किस प्रकार हुआ था। ये और बताता है कि जो जो हमारा ये है ब्रह्मांड, इसके साथ साथ जो सौरमंडल का निर्माण है वो किस प्रकार हुआ था, ठीक है। तो सौरमंडल का निर्माण, ठीक है।
तो ये जो मुख्य रूप से बताता है बिग बैंग सिद्धांत कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी। प्रश्न कभी आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से बिग बैंग सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। अब जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है तो बताता है कि आकाश गंगाओं का निर्माण किस प्रकार हुआ था, सौरमंडल का निर्माण किस प्रकार हुआ था, तो ब्रह्मांड के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसके प्रकार ये हमें मुख्य रूप से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताता है। कौन सा? बिग बैंग सिद्धांत। और सर्वमान्य सिद्धांत है। कभी पूछे आपसे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है, तो वो बिग बैंग थ्योरी है। ठीक है, बिग बैंग सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 4, सुपरनोवा है, सुपरनोवा क्या है पूछ रहा है ये। तो देखो, जब क्या होता है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 4, जैसे क्या होता है एस्ट्रोनॉमी में, एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत किसी सुपरनोवा किसी तारे के भयंकर विस्फोट को कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र के अंतर्गत क्या होता है? खगोल शास्त्र। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जब किसी तारे में भयंकर विस्फोट होता है, किसमें? तारे में, स्टार में, स्टार में जब भयंकर विस्फोट होता है, विस्फोट होता है, तो उस घटना को क्या कहते हैं? उस घटना को सुपरनोवा कहा जाता है। सुपरनोवा। ठीक है, उस घटना को क्या बोला जाता है? सुपरनोवा। जब किसी तारे में भयंकर विस्फोट होता है तो उसको क्या बोला जाता है? सुपरनोवा। अर्थात सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है, एक मृतप्राय डाइंग स्टार है, मृतप्राय तारा है। ठीक है, जब किसी तारे में विस्फोट होगा तो क्या होगा? वो एक तरह से मर जाएगा। तो मृतप्राय तारा क्या होता है? डाइंग स्टार क्या होता है? सुपरनोवा कहलाता है। ठीक है, तो कैसा? एक डाइंग स्टार अर्थात मरा हुआ तारा, क्योंकि उसमें क्या होता है? एक भयंकर तरीके से विस्फोट होता है। जब किसी तारे में एक निश्चित द्रव्यमान से ज़्यादा द्रव्यमान हो जाता है तो वो उसको सह नहीं पाता, तारा स्टार जो है उसको सह नहीं पाता और उसमें एक विस्फोट हो जाता है। उस विस्फोट की घटना को क्या बोला जाता है? सुपरनोवा। अब उस घटना के पश्चात जब वो तारा मर जाता है तो उस तारे को क्या बोला जाता है? एक मृतप्राय तारा। अर्थात सुपरनोवा क्या है? एक डाइंग स्टार है। ठीक है, डाइंग स्टार मतलब मरा हुआ तारा है। तो आप समझ गए, एस्ट्रोनॉमी में जब तारे में, किसी तारे में एक निश्चित द्रव्यमान से ज़्यादा उसमें द्रव्यमान हो जाता है तो वो उस द्रव्यमान को सह नहीं पाता और उसमें एक भयंकर तरीके से विस्फोट होता है, उसको क्या बोला जाता है? सुपरनोवा। अर्थात एक मरे हुए तारे की घटना को क्या बोला जाता है? सुपरनोवा कहा जाता है। तो क्या है सुपरनोवा? एक डाइंग स्टार है। अब कह रहा है ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दिया? कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक होल वाज द फर्स्ट गिवन बाय। ब्लैक होल की घटना सर्वप्रथम की जानकारी किसने दी थी? तो देखो, ब्लैक होल, ठीक है, ब्लैक होल क्या होता है? अब ब्लैक होल के बारे में अगर जानोगे तो ये एक ऐसा क्षेत्र है, कैसा? एक पहले तो एरिया है, ब्लैक होल क्या? एक ऐसा क्षेत्र है, एक क्षेत्र है। ठीक है, कैसा है? जहां से कुछ भी मतलब कुछ भी निकल नहीं पाता। अगर सामान्य भाषा में कहूं तो कुछ भी निकल नहीं पाता। अर्थात कुछ भी मतलब प्रकाश भी, यहां तक के प्रकाश भी गुजर नहीं पाता, गुजर नहीं पाता है। अर्थात तो ब्लैक होल क्या है? हमारे जो ब्रह्मांड में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से कोई भी पदार्थ आर पार नहीं हो पाता, उससे बाहर निकल नहीं पाता, यहाँ तक कि प्रकाश भी उसके पार नहीं हो पाता है। तो ऐसे क्षेत्र को क्या बोला जाता है? ब्लैक होल बोला जाता है। अर्थात अंतरिक्ष में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से गुरुत्वाकर्षण शक्ति, उसकी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है इतनी अधिक होती है कि वहाँ से कुछ भी, यहाँ तक कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता है। ठीक है, तो अंतरिक्ष का एक ऐसा क्षेत्र जिसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ से कुछ भी, अर्थात प्रकाश तक भी बाहर नहीं निकल पाता, तो ऐसे क्षेत्र को क्या बोला जाता है? मतलब हमारा ब्लैक होल बोला जाता है। अब ब्लैक होल की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? तो एस चंद्रशेखर ने। किसने? एस चंद्रशेखर, एक भारतीय वैज्ञानिक थे। ठीक है, एस चंद्रशेखर ने।
एस चंद्रशेखर ने क्या किया था, ब्लैक होल की सर्वप्रथम जानकारी दी थी। इनके अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, एक क्या बोला इन्होंने एस चंद्रशेखर जो सिद्धांत दिया था, क्या नाम, एस चंद्रशेखर ने जो एक सिद्धांत दिया था, चंद्रशेखर सीमा सिद्धांत, क्या नाम दिया था, चंद्रशेखर सीमा सिद्धांत, चंद्रशेखर सीमा सिद्धांत नाम से इन्होंने एक सिद्धांत दिया था। इसके अनुसार एक बौने तारे, एक ड्वार्फ जो होता है, एक बौने तारे, एक बौने तारे में जब एक निश्चित द्रव्यमान से ज़्यादा द्रव्यमान हो जाता है तो उसमें विस्फोट हो जाता है, उस तारे में क्या हो जाता है, विस्फोट हो जाता है। अर्थात चंद्रशेखर सीमा के अंतर्गत जो सिद्धांत है कि जब एक तारे में एक निश्चित द्रव्यमान से ज़्यादा द्रव्यमान हो जाता है तो उसमें एक विस्फोट होता है, और उस विस्फोट के बाद उसमें क्या होता है कि एक कृष्ण छिद्र बन जाता है, अर्थात वही जो कहलाता है वो क्या होता है पता, वो उसके बाद क्या होता है, एक ब्लैक होल का निर्माण होता है, अर्थात अंत वृद्धि नहीं कर पाते और एक ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र बन जाते हैं। अर्थात ये जब किसी तारे में एक निश्चित द्रव्यमान से ज़्यादा द्रव्यमान हो जाता है तो वो उस निश्चित द्रव्यमान को से ज़्यादा के जो निश्चित द्रव्यमान से ज़्यादा का जो द्रव्यमान होता है उसको सहन नहीं कर पाते और उसमें एक विस्फोट होता है, और वही तारा क्या बन जाता है, एक कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल बन जाता है। अब ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा होता है कि वो किसी भी वस्तु को अपने आर पार नहीं होने देता, यहाँ तक कि प्रकाश को भी अपने पार नहीं निकलने देता। तो ब्लैक होल की घटना की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी, तो एस चंद्रशेखर ने दी थी। इन्होंने चंद्रशेखर सीमा सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार किसी तारे में एक निश्चित द्रव्यमान से ज़्यादा अगर द्रव्यमान हो जाता है तो उसमें विस्फोट की घटना घटित होती है। उसके पश्चात एक ब्लैक होल बनता है जिसे कृष्ण छिद्र भी कहते हैं। ब्लैक होल का मतलब होता है एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी ज़्यादा होती है कि वो किसी भी वस्तु को अपने पार नहीं निकल पाता, आर पार नहीं होने देता है, यहाँ तक कि प्रकाश को भी। ठीक है, तो ब्लैक होल क्या है, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ से कोई वस्तु आर पार नहीं हो पाती है। ठीक है, और इसकी किसने बताया था, सबसे पहले एस चंद्रशेखर ने। इन्होंने ही चंद्रशेखर सीमा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो फिफ्थ का क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने कथन कारण वाला प्रश्न है। कथन ए कह रहा है कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है, कैसा है, जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। कारण कह रहा है कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देती। देखो कह रहा है कृष्ण छिद्र ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। तो ये हमारा सही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि दूरबीन से देखने के लिए भी क्या होता है, आपको उसका परावर्तन होना जरूरी होता है। जब आप किसी भी रिफ्लेक्ट करोगे तो उससे टकराकर जो रंग हैं वो वापस आने चाहिए, लेकिन ये में क्या है, जैसे ही इससे कुछ भी टकराएगा ये अपने अंदर उसको अवशोषित कर लेती है। अर्थात ये किसी भी रंग को, किसी भी वस्तु को क्या होती है, अपने आर पार नहीं होने देती, उसका परावर्तन नहीं होने देती है। तो क्या होता है, इसे दूरबीन से भी नहीं देखा जा सकता। अब कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देती। अर्थात ये बात भी सही है, जब आप इस क्षेत्र पर क्या करोगे, प्रकाश का परावर्तन करोगे तो वापस नहीं आने देती, बल्कि प्रकाश को क्या करती है, अपने अंदर पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेती है। इससे क्या होता है कि जितने क्षेत्र में वो होगा वहाँ पर प्रकाश आपको दिखेगा ही नहीं, बल्कि क्या होगा, उसे का पूरा पूरा सोख लेती है। तो इसको पता लगता है कि इतने एरिया में कुछ ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आपको प्रकाश का भी परावर्तन हो नहीं पा रहा है। तो वही एरिया क्या कहलाता है, कृष्ण छिद्र कहलाता है। अब क्यों, क्योंकि कृष्ण छिद्र एक खगोलीय वस्तु जिस दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। क्यों नहीं देखा जा सकता, क्योंकि उसका गुरुत्वीय क्षेत्र तथा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि वो किसी भी वस्तु को अपने आर पार नहीं होने देता, बल्कि प्रकाश को भी नहीं निकलने देता। तो इसका मतलब क्या, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या करता है। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो 6 का क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 7 तारे का रंग सूचक है। देखिए अब जैसे तारे हैं, तारे में क्या होता है, अपना स्वयं का प्रकाश होता है। जैसे सूर्य क्या है, एक तारा है। अब जब वो तारे, उसमें कई अवस्थाएं आती हैं, जैसे सबसे पहले युवावस्था है, फिर उनकी प्रौढ़ावस्था है, फिर युवावस्था जैसे बचपन में रहता है, फिर जवानी में आता है, फिर सबसे बुढ़ापे में आता है। तो उनको हम कैसे पता लगेंगे कि तारा अब अपनी युवावस्था में है या वृद्धावस्था में है, कैसे पता लगता है, तो इसका संकेत देता है उसमें प्रकाश, उसमें जो उसके अंदर जो ताप होता है। ठीक है, तो उसका ताप हमें क्या बताता है,
ठीक है। तो तारे का जो ताप बताता है वो तारे का जो रंग होता है वो उसके ताप का सूचक होगा कि अगर तारा लाल रंग का है, तारे कौन सी अवस्था में है, नीले रंग का है तो किस अवस्था में है, ये कौन बताता है, तो ये बताता है उसका रंग। तो रंग किसका सूचक होता है तारे का, तो रंग होता है उसके ताप का सूचक है। ठीक है, तो रंग किसका सूचक होता है, ताप का सूचक होता है। अब जब कोई तारा सबसे अधिक ताप में होता है तो वो, जैसे तारा, ठीक है, स्टार, जब कोई तारा जब कोई तारे में अधिक ताप होता है, जब किसी तारे में जब किसी तारे में अधिक, सबसे अधिक मतलब अधिक तापमान होता है, अधिक तापमान होता है, तब वो तारा कैसा दिखता है, नीला। और जब स्टार में सबसे कम ताप होता है तो वो दिखता है लाल, रेड। ठीक है, ब्लू। ब्लू घटना, ठीक है। तो जब किसी तारे में तापमान सबसे अधिक होता है तो उस अवस्था में तारा कैसा दिखाई देता है, ब्लू कलर का, नीले कलर का। और जब किसी तारे में सबसे कम तापमान होता है तो उस अवस्था में तारा कैसा दिखाएगा, तो लाल रंग का दिखने लगता है। तो लाल रंग क्या है, तारे की वृद्धावस्था का सूचक है, और नीला रंग क्या है, उसकी प्रौढ़ावस्था, तो युवावस्था का सूचक है। तो आप देखोगे तो जब तारे में सबसे ज़्यादा तापमान होगा तो वो नीले रंग का दिखाई देगा, और जब सबसे कम होगा तो वो लाल रंग का दिखाई देगा। तो अब क्या होगा, इट्स अ टेम्परेचर। ठीक है, तो द सोर्स ऑफ स्टार इंडिकेट्स द कलर ऑफ स्टार्स इंडिकेट्स द टेम्परेचर, इट्स टेम्परेचर मतलब उसके तापमान का सूचक होता है तारे का रंग। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है। देखिए इसमें क्या होता है ना, जितने भी आपको प्रश्न दिखेंगे वो सारे के सारे किससे दिखेंगे, तो कॉस्मोस अर्थात ब्रह्मांड से, सौरमंडल से संबंधित दिखेंगे। तो देखो, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह, किसका, तारों का समूह, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है नक्षत्र। ठीक है, नक्षत्र। कभी पूछे नक्षत्र क्या है, तो एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है, नक्षत्र कहलाता है। 8 का क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए, जैसे व्यक्ति है अपनी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करता है, भोजन से। पेट्रोल, गाड़ी कहाँ से प्राप्त करती है, पेट्रोल डीजल से। इस तरह से प्रत्येक चीज़ कहीं ना कहीं से ऊर्जा प्राप्त करती है। तो तारों में अपना प्रकाश होता है, स्वयं का प्रकाश होता है, तो तारे भी तो कहीं ना कहीं से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते ही होंगे। तो उसमें क्या होता है, दो प्रक्रियाएं होती हैं। जब किसी तारे में ऊर्जा प्राप्त होती है तो दो प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है। द सोर्स ऑफ द एनर्जी ऑफ द स्टार्स क्या होता है, तो वो तारे में स्टार, ठीक है, तारे में ऊर्जा का स्रोत। ठीक है, तारे में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तारे जो हैं, स्टार्स हैं, वो अपनी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो दो प्रक्रियाएं होती हैं। एक तो नाभिकीय संलयन होता है, कौन सा, नाभिकीय संलयन। ठीक है, एक प्रक्रिया होती है नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, एक प्रक्रिया होती है गुरुत्वीय संकुचन। कौन सी, गुरुत्वीय संकुचन। गुरुत्वीय संकुचन। जब तारे में नाभिकीय संलयन के अंदर क्या होती है, हाइड्रोजन के दो अणु, क्या, हाइड्रोजन के दो अणु, जैसे H+H मिलकर क्या बनाते हैं, हीलियम बनाते हैं। और हीलियम क्या है, ऊर्जा का एक बहुत बड़ा, मतलब प्रचुर मात्रा में ऊर्जा पाई जाती है हीलियम में। तो जब हीलियम में क्या होता है, हाइड्रोजन के दो अणु मिलकर
मतलब हीलियम का एक अणु बनाते हैं तो उससे क्या होगा, तो उसी से क्या है, तारों में ऊर्जा प्राप्त होती है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया द्वारा। तो नाभिकीय संलयन में क्या होता है, हाइड्रोजन के 2 अणु मिलकर एक हीलियम का अणु बनाते हैं। इसी तरह गुरुत्वीय संकुचन, गुरुत्वीय संकुचन से मतलब होता है कि वो आपस में टकराते रहते हैं, टकरा कर क्या होता है, उसमें वो ताप की प्रक्रिया जनरेट होती है। ताप की प्रक्रिया होती है, ताप जनरेट होता है, उस ताप से भी क्या होता है, उसे तारों को ऊर्जा प्राप्त होती है। संकुचन मतलब इतने सिकुड़ते रहते हैं, आपस में एक दूसरे टकराते रहते हैं कि उनमें एक टेम्परेचर पनपने लगता है। जैसे कोई वस्तु को आपस में घिसोगे, रगड़ोगे तो वो गर्म पड़ती है, ठीक है, तो उससे भी क्या होता है, ऊष्मा जनरेट होती है। तो गुरुत्वीय संकुचन और नाभिकीय संलयन, ये दोनों कैसी क्रिया हैं, तो ये दोनों तारों में ऊर्जा के स्रोत वाली प्रक्रिया हैं। कौन कौन सी, एक नाभिकीय संलयन और दूसरी गुरुत्वीय संकुचन। तो 1 और 2 मतलब कभी पूछने लग जाए कि तारे स्टार्स में द सोर्स ऑफ द एनर्जी इन स्टार्स, ठीक है, तो कौन कौन सी है, एक आपकी न्यूक्लियर फ्यूजन है और ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो नाभिकीय संलयन और गुरुत्वीय संकुचन कैसी प्रक्रियाएं हैं, तो दोनों ऐसी प्रक्रियाएं जिनके माध्यम से स्टार्स को एनर्जी प्राप्त होती है। अर्थात एनर्जी प्राप्त करने के स्रोत कौन कौन सी हैं, तो नाभिकीय संलयन और गुरुत्वीय संकुचन। तो आपके सामने कभी आ जाए तो आप ये नाभिकीय संलयन और गुरुत्वीय संकुचन याद रखना। तो 9th का क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग कितना समय लगता है, सूर्य से पृथ्वी तक। ठीक है, सन, इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, तो ये होती है लगभग 15 किलोमीटर। कितना, 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, कभी आपसे पूछे कि सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग कितनी है, तो यह 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है इन दोनों के बीच की दूरी। ये क्या, सन हमारा, ठीक है, ये सन है। तो सन और पृथ्वी के बीच की दूरी 15 करोड़, लगभग 15 किलोमीटर की दूर है। अब देखो, सूर्य से पृथ्वी, अब जैसे यहाँ से क्या होता है, सनलाइट चलती है, ठीक है, सनलाइट चल रही है यहाँ से पृथ्वी तक आने में। अब कह रहा है कि सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी पर चलता है उसे लगभग कितना समय लगता है पृथ्वी पर पहुंचने में, तो ये लगता है लगभग 8 मिनट 20 सेकंड। ठीक है, 8 मिनट 20 सेकंड के आसपास क्या होता है, 8 मिनट 20 सेकंड के आसपास से सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी की ओर चलता है वो 8 मिनट 20 सेकंड में पृथ्वी तक आ जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 8 मिनट। तो 10th का क्या हो जाएगा, सी। ये सन है, ये पृथ्वी है, यहाँ से जो भी प्रकाश, इन दोनों के बीच की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है, 15 करोड़ किलोमीटर। देखो एग्जैक्ट तो नहीं पता, पर लगभग का मतलब होता है 100, 150, 200 किलोमीटर इधर उधर हो जाती है। तो 15 करोड़ किलोमीटर के बीच की दूरी को तय करने में प्रकाश को कितना समय लगता है सूर्य से पृथ्वी तक आने में, तो 8 मिनट 20 सेकंड। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 10th का, सी। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा, तो देखो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा, तो देखो क्या होता है, अंतरिक्ष का मतलब क्या है, अंतरिक्ष, आपको पहले देखिए ऐसे समझिए, जो नोट है, रंगों को देखने के लिए सबसे आवश्यक जो होती है वो होता है वायुमंडल। वायुमंडल, अगर वायुमंडल कहीं पर नहीं है तो वहाँ पर सारी चीज़ें काली ही काली दिखाई देंगी, क्योंकि क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता। तो वायुमंडल से क्या होगा, वायुमंडल जहाँ होगा वहाँ पर क्या होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, जहाँ पर आपको वायुमंडल होगा अर्थात वायु की उपस्थिति होगी, वहाँ पर क्या होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन से क्या होता है कि जब आप किसी वस्तु पर रिफ्लेक्ट करोगे तो उसमें से
कुछ वस्तुओं को अवशोषित करने, मतलब कुछ प्रकाश को अवशोषित करने के बाद वो वस्तु कुछ को क्या कर परावर्तित कर देती है। जो परावर्तित करती है वही हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब अंतरिक्ष पर जाते हो तो अंतरिक्ष में क्या होती है, वायुमंडल की कमी पाई जाती है। वायुमंडल की अनुपस्थिति होती है। वायुमंडल की अनुपस्थिति, वायुमंडल की अनुपस्थिति होने से क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता। प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता, नहीं होता। अब इससे क्या होगा कि जब आप अंतरिक्ष से आकाश को देखोगे तो जब किसी वस्तु से प्रकाश, वायुमंडल है ही नहीं, प्रकाश का प्रकीर्णन हो ही नहीं पा रहा, तो वहां पर वो वस्तु कैसी दिखेगी, सिर्फ और सिर्फ काली दिखेगी। कैसी, काली दिखेगी, काली दिखेगी। अब समझिए, अंतरिक्ष यात्री, जैसे आप कोई अंतरिक्ष में कोई हमारे पृथ्वी से यात्री गया, वायुमंडल वहाँ है नहीं, अब वो जब भी किसी वस्तु को देखेगा उसको क्या दिखेगा, तो काली दिखेगी। इसका मतलब क्या है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का जो रंग है वो कैसा दिखाई देगा, तो ब्लैक कलर का दिखाई देगा, अर्थात काला दिखाई देगा। अब इसी के अपोजिट दूसरा प्रश्न क्या आता है, दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न आता है, पृथ्वी से आकाश का रंग, पृथ्वी से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है। ठीक है, तो आपने हमेशा सुना होगा पृथ्वी से आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला, ब्लू कलर का, नीला दिखाई देता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि पृथ्वी पर वायुमंडल पाया जाता है। वायुमंडल से कारण क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो अब पृथ्वी से, अब जो हमारा आकाश है, पृथ्वी से जो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है वो किसके कारण दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और अंतरिक्ष से जो आकाश दिखाई देता है वो काला दिखाई देता है, वो भी किसके कारण दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के न हो पाने के कारण, अर्थात अंतरिक्ष में वायुमंडल की अनुपस्थिति पाई जाती है। तो आप 11वीं का क्या बोल दोगे, सी। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए, ब्लू मून की परिघटना, द ब्लू मून फिनोमिनन अकर्स, ब्लू मून की जो ब्लू मून होती है वो एक घटना है, परिघटना है, वो कब घटित होती है पूछ रहा है, कौन सी ब्लू मून की परिघटना। तो देखो क्या होता है, जब एक ही माह में दो पूर्णिमा घटित हो जाएं। कैसे, जब, जैसे मानो कोई एक माह आ गया जब एक ही महीने में दो पूर्णिमाएं पड़ जाएं, जब दो, एक ही महीने में दो पूर्णिमाएं पड़ जाती हैं, तो क्या होता है, बाद वाली पूर्णिमा को क्या बोलते हैं, बाद वाली पूर्णिमा को ब्लू मून की घटना बोलते हैं, ब्लू मून की घटना। ठीक है, जैसे क्या होता है, जब एक ही महीने में दो पूर्णिमाएं आ जाएं, कभी कभी ऐसा 2.5 से 3 साल बाद होता है कि कोई एक ऐसा महीना आ जाता है जब एक महीने के अंतर्गत दो पूर्णिमा आ जाती हैं। जब दो पूर्णिमाओं के अंतर्गत जो बाद वाली पूर्णिमा होती है उसको क्या बोला जाता है, तो ब्लू मून की घटना बोला जाता है। तो कब होगा, जब एक माह में दो पूर्णिमा पड़ जाए, और ऐसा कब होता है, 2.5 से 3 साल बाद होता है। तो ब्लू मून की घटना कब घटित होगी, 2.5 से 3 साल के बाद। ठीक है, तो कब होगी, जब एक महीने में दो पूर्णिमाएं पड़ जाती हैं, तो बाद वाली पूर्णिमा को ब्लू मून की घटना बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, सूर्य ग्रहण कब होता है। ग्रहण का मतलब समझो कि सामने वाली कोई वस्तु हमें दिखाई न देना कुछ समय के लिए। सामने वाली जब हमें कोई वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, वो कब दिखाई न देगी, जब मेरे और सामने वाली वस्तु के बीच में कोई और एक वस्तु आ जाए। ठीक है, समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे ये क्या है, हमारा सूर्य है, सन, सूर्य है ये।
ये पृथ्वी है अपनी। ये क्या है? ये पृथ्वी है। अब देखो, ये सन है, ये पृथ्वी है। सूर्य ग्रहण का मतलब है हमें पृथ्वी से सूर्य कुछ समय के लिए न दिखाई दे तो उसका कुछ अंश न दिखाई दे। अब क्या होगा, ऐसा कब होगा? जब इन दोनों के बीच में कोई तीसरी वस्तु आ जाए। इन दोनों के बीच में जब कोई तीसरी वस्तु आ जाए, तो तीसरी वस्तु कौन सी आ जाती है? वो आ जाती है चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा। अब समझो, ये है पृथ्वी, ये है चंद्रमा, ये है सन। जितने जितने हिस्से में, क्योंकि देखो चंद्रमा बहुत छोटा है, सूर्य बहुत बड़ा है, पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा छोटा है। अब जितने हिस्से में, जितने हिस्से को ये सूर्य के जितने हिस्से को ये पृथ्वी से कवर कर पाएगा, उतना क्या होगा, हमें सूर्य का हिस्सा दिखाई नहीं देगा। तो उतने हिस्से को क्या बोला जाता है? सूर्य ग्रहण बोला जाता है। अर्थात इसलिए आप देखोगे कि संपूर्ण पृथ्वी से एक साथ सूर्य ग्रहण मतलब नहीं पड़ता है। किसी किसी कोने में सूर्य ग्रहण आज इतने समय पे, आज इतने समय पे है। क्यों? तो जितने समय पर चंद्रमा नहीं होगा, जितने समय को मतलब जितनी क्षेत्र को, सूर्य के जितने क्षेत्रों को चंद्रमा ढक लेगा, उतना ही पृथ्वी से दिखाई नहीं देगा। वही क्या कहलाता है? सूर्य ग्रहण कहलाता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? हमेशा। तो ये होता है अमावस्या को, अमावस्या, जिसे प्रतिपदा भी कहते हैं, प्रतिपदा। ठीक है, तो ये कब होगा? प्रतिपदा, द फर्स्ट लूनर डे। ठीक है, द प्रतिपदा। अब देखो, कभी पूछने लग जाए कि सूर्य ग्रहण कब घटित होगा? जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, तो क्या बुलाता है इसको? सूर्य ग्रहण की घटना। इसके विपरीत होती है चंद्र ग्रहण। इसके विपरीत की घटना क्या होती है? चंद्र ग्रहण। अब क्योंकि देखिए, सूर्य तो अपनी जगह पर स्थिर है, सूर्य तो इनका चक्कर नहीं लगाता, ये सारे के सारे ग्रह उपग्रह ही सूर्य का चक्कर लगाते हैं। अब क्या होगा कि पृथ्वी, अब देखो चंद्र ग्रहण का मतलब क्या है कि चंद्र ग्रहण का मतलब जब हमें चंद्रमा दिखाई न दे, तो अब क्या होगा? पृथ्वी बीच में आ जाएगी। ठीक है, तो जब पृथ्वी बीच में आ जाए तो क्या क्या कौन सी घटना हो जाएगी? तो वो चंद्र ग्रहण हो जाएगी। चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा को, पूर्णिमा। ठीक है, पूर्णिमा। जब जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण कहलाता है, और जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण कहलाता है। सूर्य ग्रहण हमेशा पड़ेगा अमावस्या को, और चंद्र ग्रहण हमेशा पड़ेगा पूर्णिमा को। लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को सूर्य ग्रहण नहीं होता, और प्रत्येक अमावस्या को, प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता, और प्रत्येक पूर्णिमा अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता है। लेकिन हाँ, जब भी पड़ेगा, इन्हीं में पड़ेगा। सूर्य ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को, और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को, और चंद्र ग्रहण हमेशा हमेशा पूर्णिमा को पड़ता है। समझ गए? तो जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उस घटना को क्या लेते हैं? सूर्य ग्रहण। ये कौन सी घटना है? सूर्य ग्रहण की। द सोलर एस्क्लिप्स। ठीक है, सूर्य ग्रहण। और ये कब होगा? अमावस्या को। लेकिन प्रत्येक अमावस्या को ऐसा घटित नहीं होता है, लेकिन जब भी होगा अमावस्या को होगा। ये बात मेरी ध्यान याद रखना। चंद्र ग्रहण कब होगा? जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए। और कब होगा? ये पूर्णिमा को होगा। लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को भी चंद्र ग्रहण घटित नहीं होता, लेकिन जब भी होगा तो पूर्णिमा को ही होगा। तो प्रतिपदा को क्या होता है? 13 का बी। ठीक है, 13 का क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 14। उच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है। टेल ऑफ अ कमेट ऑलवेज पॉइंट। उच्छल तारा, उच्छल तारा, इसको क्या बोलते हैं? धूमकेतु, धूमकेतु। ठीक है, इसकी पूंछ जो होती है वो हमेशा क्या होगी? तो सूर्य से दूर होती है, सूर्य से दूर। ठीक है, ऑलवेज, ऑलवेज फ्रॉम द सन। तो 14 का क्या हो जाएगा? बी। तो सूर्य से दूर क्या होगी? पुच्छल तारे की दिशा सदैव सूर्य से दूर होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 14 का बी। पुच्छल तारे को क्या बोलते हैं? धूमकेतु। क्वेश्चन नंबर 15। कथन कारण।
पृथ्वी जून की अपेक्षा दिसंबर में तीव्रतर गति से भ्रमण करती है। इसका मतलब है कि जो हमारी पृथ्वी है वो घूमती है सन के चारों तरफ। देखिए जैसे ये है सन। चलो अभी पहले देख लेते हैं फिर एक्सप्लेन करूंगा। तो पृथ्वी सूर्य की अपेक्षा दिसंबर में तीव्रतर गति से भ्रमण करती है। पृथ्वी की गति सर्वोच्च होती है जब वो सूर्य से निकटतम दूरी पर हो। अब देखो एक बात समझने की कोशिश करना कि जैसे ये कोई वस्तु है, ठीक है, अब ये इसकी जल्दी कब घूमेगी? जब इसके पास से घूमेगी, और एक वस्तु इससे यहां से घूम रही है, ठीक है, तो ये क्या होगी? परिधि बढ़ने के कारण क्या होगा उसकी? अब दूरी बढ़ने मतलब दूरी बढ़ने के कारण ये क्या, इसकी परिधि बढ़ गई, इससे यहां से डिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा, इसकी चारों तरफ घूमने वाला जो समय है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसको ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी और नज़दीक में ना, तो वही वो कह रहा है कि पृथ्वी जून की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा? जून की अपेक्षा दिसंबर में, कहां पर? दिसंबर में तीव्र गति से घूमती है, कह रहा है तीव्र गति से क्या करती है? भ्रमण करती है। अब देखो जून की अपेक्षा दिसंबर में तीव्र गति से, तो जून की अपेक्षा आपको गर्मी कब ज्यादा लगती है? जून में लगती है ना, जून में। जब जून में गर्मी लगती है तो इसका सीधा मतलब क्या है? पृथ्वी जून में सूर्य के नजदीक होगी, एक बात कॉमन सेंस समझ के देखिए, जून में क्या होता है? भयंकर गर्मी होती है, और गर्मी में तब जब लगेगी हमें गर्मी, जब हमारी पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होगी। नज़दीक होने के क्रम में क्या है, जब नज़दीक होगी तो जून में तीव्र गति से भ्रमण करेगी, क्योंकि नज़दीक है तो तेज़ गति से घूमेगी। और दिसंबर में हमको ठंड लगती है, तो ठंड लेने का मतलब क्या है कि पृथ्वी सूर्य से दूर है तो धीमे धीमे घूमेगी। प्रश्न उल्टा क्या कह रहा है वहाँ देखिए कि जून की अपेक्षा दिसंबर में तीव्र गति से भ्रमण करती है, तो ये कैसा कथन हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसको कहना कैसे चाहिए था कि पृथ्वी दिसंबर की अपेक्षा जून में तीव्र गति से भ्रमण करती है, तो ये सही होता। दूसरा क्या कह रहा है कि पृथ्वी की गति सर्वोच्च होती है जब वो सूर्य के निकटतम दूरी पर होती है, तो ये बात सही है। ठीक है, जब वो पृथ्वी के जब मतलब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होगी तो वो तीव्र गति से घूमेगी, क्योंकि उसकी परिधि जो है आवर्तकाल का कम हो जाएगा। परिधि क्या है? कम हो गई है, तो अब उसको घूमने में लगने वाला जो समय है वो कम हो जाएगा। लेकिन इसका अपोजिट क्या है? क्योंकि जून में हमको गर्मी ज़्यादा लगती है, जून गर्मी का ग्रीष्म ऋतु का समय होता है, गर्मी का समय होता है, और गर्मी तभी लगेगी जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होगी। और जब सूर्य के नज़दीक पृथ्वी जून में होती है तो सीधी बात है कि जून में ही पृथ्वी सूर्य के सबसे तीव्र गति से घूमेगी। और दिसंबर में हमको ठंडी लगती है। ठंड लगने का मतलब क्या है कि सूर्य से दूरी पर है पृथ्वी, ज़्यादा दूर है, और दूर होने के कारण देखो सूर्य में क्या होता है? टेम्परेचर होता है, हद से ज़्यादा होता है। जब टेम्परेचर के पास कोई नज़दीक वस्तु आएगी तो वो गर्म होगी, तो जून में क्या पास आती है तो जून में हमको गर्मी लगती है, और जब दिसंबर में दूर जाती है पृथ्वी तो हमको ठंडी लगती है। जब दिसंबर में दूर है तो इसका मतलब भ्रमण करने में दिसंबर में समय ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे उल्टा कह रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए गलत है किंतु आर सही है। तो 15 का क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, आंसर 15 का क्या हो जाएगा? डी। आप समझ गए ना? क्वेश्चन नंबर 16, सूर्य की विकिरण ऊर्जा जिसका परिणाम है वह है। मैंने आपको बताया था सूर्य की विकिरण ऊर्जा, तो सूर्य की जो विकिरण ऊर्जा है, सूर्य की ऊर्जा एनर्जी ऑफ सन, इसके कारण तारे में, अब इसको ऐसे समझिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तारे में ऊर्जा प्राप्त होती है। कैसे? एक नाभिकीय संलयन से, और दूसरा क्या है? गुरुत्वीय संकुचन से, ग्रेविटेशनल कन्वेंशन। ठीक है, गुरुत्वीय संकुचन, न्यूक्लियर फ्यूजन और ग्रेविटेशनल कन्वेंशन। तो इन दोनों प्रक्रियाओं से क्या होता है? तारे को ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य भी क्या है? सूर्य क्या है? एक तारा है। तो तारे को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होगी? एक तो नाभिकीय संलयन से, और दूसरी
गुरुत्वीय संकुचन से, गुरुत्वीय संकुचन से, ठीक है, गुरुत्वीय संकुचन से। अब देख लीजिए, तो सूर्य को ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? न्यूक्लियर फ्यूजन से। तो नाभिकीय विखंडन से ये गलत है, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। एक तो हमारा ये सही हो जाएगा, रासायनिक क्रिया, ब्रह्मांड के विकिरण, और दूसरा क्या होगा? गुरुत्वीय संकुचन, क्योंकि इसमें है नहीं। तो 16 का क्या हो जाएगा? बी। आंसर ऑफ द 16 इज बी। अब इसमें क्या होता है? नाभिकीय संलयन में मैंने आपको बताया था, नाभिकीय संलयन में हाइड्रोजन के 2 अणु मिलकर क्या बनाते हैं? हीलियम का निर्माण करते हैं, हीलियम का निर्माण करते हैं। और हीलियम क्या है? ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के 2 अणु मिलकर हीलियम का, हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं, और हीलियम क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में क्या होता है? हल्के दो हल्के नाभिक जैसे हाइड्रोजन आपस में मिलकर एक भारी नाभिक हीलियम का निर्माण करते हैं। तो 2 हल्के नाभिक हाइड्रोजन मिलकर एक भारी नाभिक हीलियम का निर्माण करते हैं, जिससे क्या होता है? नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है और सूर्य को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। दूसरी प्रक्रिया गुरुत्वीय संकुचन, क्योंकि इसमें है नहीं, मोस्टली यही आती है। तो सूर्य को ऊर्जा के जो स्रोत है वो कौन सी है? नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 16 का बी। पृथ्वी की सतह से ऊपर उपग्रह की ऊंचाई बढ़ने पर कक्षा को पूरा करने में लगने वाला समय क्या होगा? अभी मैंने आपको बोला था थोड़ी देर पहले, जैसे ये सन है, ठीक है, ये सन है हमारा, ये सन है। अब क्या हो रहा है? इसकी पृथ्वी चारों तरफ घूमती है, ये पृथ्वी इसको घूम रही है चारों तरफ, ये पृथ्वी इसके चारों तरफ क्या करती है? घूमती है। अभी मैंने आपको बताया था कि जून में क्या करती है? तीव्र गति से घूमती है, जून में तीव्र गति से घूमती है, तीव्र गति से घूमती है, जबकि दिसंबर में धीमी गति से, धीमी गति से घूमती है। अब देखो, जून में पृथ्वी तीव्र गति से क्यों घूमती है? क्यों? क्योंकि जून में पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होती है। नज़दीक होने के कारण क्या होता है? जब कोई परिधि, जो इनकी बीच की तो डिस्टेंस है, ये क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कम होने के कारण क्या होता है कि ये तीव्र गति से घूमती है। तीव्र गति से घूमने का मतलब है जून में। अब जून में गर्मी रहती है तो सूर्य के नज़दीक होती है। अब प्रश्न पे जाइए, पृथ्वी की सतह से ऊपर उपग्रह की ऊंचाई, सैटेलाइट्स की जो ऊंचाई बढ़ने के पर कक्षा को पूरा करने में लगने वाला समय। अब देखिए, जैसे हमने ये हमारी पृथ्वी है, अब हमने क्या किया? इसकी कक्षा में किसी सैटेलाइट को छोड़ा, उपग्रह को छोड़ा। अब वो जैसे जैसे इसके नज़दीक है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इसके चारों तरफ घूमेगा। अब तो वो क्या करेगा? जैसे नज़दीक घूमेगा तो उसको क्या घूमने में कम समय लगेगा, लेकिन जैसे ही वो अपनी इससे ऊपर जाएगा, ऊपरी कक्षा में जाएगा और तब इसके चारों तरफ ऐसे घूमेगा, तो अब क्योंकि इसने क्या किया? अपने डिस्टेंस को बढ़ा लिया, ठीक है, डायमीटर को अपने क्या, इसने रेडिएशन को बढ़ा लिया है। अब क्या होगा? रेडियस को जैसे ही बढ़ाएगा, तो जैसे ही रेडियस को बढ़ाएगा तो जो उसको लगने वाला समय है, जो नज़दीक घूमने में इसको मानो 1 घंटा लग रहा था, अब जैसे इसने रेडियस को बढ़ाया, अपनी ऊंचाई को बढ़ाया, दूरी को बढ़ाया पृथ्वी से, तुरंत क्या हो जाएगा? इसको लगने वाला समय बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बढ़ जाने का मतलब इंक्रीज हो जाएगा। आप इससे देख लीजिए कि जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होती है तो उसको घूमने में कम समय लगता है, और जब ज़्यादा दूर होती है तो ज़्यादा समय लगता है। अब देख, मुझे आपके पास अगर 2 किलोमीटर दूर चल के आना होगा तो ज़्यादा समय लगेगा, और 200 मीटर से आना होगा तो कम समय लगेगा, ऐसे समझ लीजिए। तो यही क्या कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर उपग्रह की ऊंचाई बढ़ने पर कक्षा को पूरा करने में लगने वाला समय क्या होगा? तो वो बढ़ जाता है। तो 17 का क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, कक्षा का घेरा या परिधि बढ़ जाती है। सरल शब्दों में, उपग्रह एक चक्कर पूरा करने में पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा दूरी तय करता है। बहुत ज़्यादा दूरी तय करता है तो उसको बहुत ज़्यादा समय भी लगता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस मंगल ग्रह के वायुमंडल में मुख्यतः उपस्थित होती है? कौन सी गैस है जो मंगल ग्रह के वायुमंडल में पाई जाती है? किस ग्रह में? मंगल ग्रह के वायुमंडल में। तो देखो, मंगल ग्रह के वायुमंडल में जो सबसे अधिक पाई जाती है वो है CO2, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड।
कार्बन डाइऑक्साइड। तो पूछ रहा है कौन सी गैस, तो 18 का क्या हो जाएगा सी। तो मंगल ग्रह के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। अब मंगल ग्रह पर एक क्या होता है, सभी ग्रहों की मतलब पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह की और विशेषता क्या है, इस पर सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी। ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी तो वह ओलंपस मॉन्स। ठीक है, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी किस ग्रह पर पाया जाता है, तो वो पाया जाता है मंगल ग्रह पर। ठीक है, मंगल ग्रह पर क्या होता है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ओलंपस मॉन्स, और इस पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा इसलिए ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि ज्वालामुखी से जो सबसे पहले जो निकलता है विस्फोट पे, तो वो धुआं निकलता है, धुएं में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। अब क्योंकि सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी है, अब ज्वालामुखी से जब भी धुआं निकले कार्बन डाइऑक्साइड हो, तो मंगल ग्रह पर कौन सी गैस पाई जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। दूसरी बात क्या है, मंगल ग्रह की इसकी जो मिट्टी है, इसकी मिट्टी में, ठीक है, आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। आयरन ऑक्साइड पाए जाने के कारण क्या होता है, मिट्टी का जो होता है लाल रंग हो जाता है, लाल रंग। लाल रंग के कारण इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है, मंगल ग्रह को रेड। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, लाल ग्रह भी कह दिया जाता है। तो ध्यान रखना, लाल ग्रह किसको कहते हैं, तो मंगल ग्रह को ही कह दिया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसकी मिट्टी में आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। आयरन ऑक्साइड के कारण मिट्टी का लाल हो जाए, वो लाल हो जाता है, लाल होने के कारण इसको लाल ग्रह भी कह दिया जाता है। अब क्योंकि इस पर सबसे सौरमंडल की सबसे बड़ी ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स है, और जब उसमें विस्फोट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड धुआं निकलता है, धुएं में क्या होती है, CO2 होती है, और CO2 होने के कारण सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी पाई जाती है। इसकी मिट्टी में आयरन ऑक्साइड होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण क्या होता है, मिट्टी का रंग लाल हो जाता है, लाल रंग के कारण इसको लाल ग्रह भी कह दिया जाता है, रेड प्लेनेट। दिन और रात्रि होने का कारण होता है, डे एंड नाइट ऑकर ड्यू टू। तो देखो, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, ठीक है, तो एक डायग्राम से समझाता हूँ मैं आपको। जैसे ये अपना सन है, ठीक है, ये क्या है, सन है। ये क्या है, सन है अपना, ठीक है, सन, शन है ये। अब क्या होता है, पृथ्वी इसके चारों तरफ घूमती है, ये अपनी पृथ्वी है, अर्थ। अब समझना मेरी एक बात को, पृथ्वी दो तरह की गति करती है इसके सापेक्ष। एक तो ये अपने अक्ष पे घूम रही है, इसी अक्ष पे, जिस अक्ष को पकड़ रही, मानो इसको ने ये पकड़ा तो इसके सापेक्ष घूम रही है, ठीक है, और एक इसके चारों तरफ घूम रही है ये, ठीक है, एक इसके चारों तरफ भी घूमती है, अपने अक्ष पर घूमते हुए ये इसके चारों तरफ भी घूम रही है। अब इस पर दो प्रकार की गति आ जाती हैं, एक तो होती है घूर्णन गति, जिसको हम बोलते हैं परिभ्रमण गति, ठीक है, घूर्णन गति या परिभ्रमण गति। तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ कैसी दो प्रकार की गतियां करती है, एक करती है घूर्णन गति, घूर्णन गति, इसको बोला जाता है परिभ्रमण, मतलब अपने ही अक्ष पर परिभ्रमण, परिभ्रमण, ठीक है, तो रोटेशन, इसको क्या बोला जाता है, रोटेशन मोशन। एक करती है परिक्रमण, परिक्रमण गति, परिक्रमण, इसको बोल रेवोल्यूशन, ठीक है, इसको बोला जाता है परिक्रमण गति। इन दोनों गतियों के कारण अलग अलग घटनाएं घटित होती हैं, इन दोनों गतियों के कारण क्या होता है, अलग अलग घटनाओं का घटित होना है, ठीक है। जैसे घूर्णन गति के कारण क्या होता है, दिन रात का होना, दिन रात का होना। तो घूर्णन गति के कारण जो आप देखते हो
दिन होता है, रात होती है, तो वो किसके कारण होता है? घूर्णन गति के कारण होता है। अब जैसे हवाओं और समुद्री धाराओं की दिशा का तय होना, ठीक है, जैसे हवा हवा और समुद्री धाराओं की दिशा, समुद्री धाराओं की दिशा। तीसरा क्या है? जैसे ज्वार भाटा का आना भी इसी का एक कारण है, ठीक है, ज्वार भाटा, ज्वार भाटा, ज्वार भाटा की घटना किसके कारण घटित होती है? तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही घटित होती है। अब जैसे रात में तारों का चलना, ये भी इसी के कारण है। रात में तारों का चलते हुए दिखाई देना, तारों का चलना, ये भी इसी के कारण है, रात में तारों का चलना, ज्वार भाटा का आना, ठीक है। तो ये कुछ घटनाएं हैं, चार महत्वपूर्ण, जो पृथ्वी की घूर्णन गति या परिभ्रमण गति, या इसको बोलते हैं हम, इसको रोटेशन मोशन, ठीक है, बिकॉज ऑफ रोटेशन मोशन। दूसरी है रेवुलेशन मोशन, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है? जैसे यहाँ पे क्या है? दिन रात का होना, पर दिन रात की लंबाई में अंतर होना, ये क्या है? परिक्रमण गति के कारण। दिन रात की लंबाई में अंतर, ठीक है। कभी देख रहे हो आप कि ठंड में रातें लंबी हो जाती हैं, गर्मियों में रातें छोटी हो जाती हैं, तो दिन रात की जो लंबाई में अंतर होता है, तो वो किसके कारण होता है? तो वो होता है परिक्रमण गति के कारण। दूसरा, जैसे ऋतु परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन, ये किसके कारण होता है? तो ये होता है परिक्रमण गति के कारण, रोटेशन, ठीक है, रोटेशनल मोशन जो होता है, ठीक है। तो रेवोल्यूशन मोशन, जो रोटेशन मोशन के कारण कौन सा होगा? घूर्णन गति, दिन रात का होना, हवा और समुद्री धाराओं की दिशा, ज्वार भाटा का आना, रात में तारों का चलना, तो ये है रोटेशनल मोशन के कारण। लेकिन जो परिक्रमण गति के कारण होता है, तो वो होता है दिन रात की लंबाई में अंतर का होना और ऋतु परिवर्तन का होना। तो ये दोनों घटनाएं जो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, वो दो प्रकार की गति के अंतर्गत आती है। एक घूर्णन गति जो अपने अक्ष पर घूम रही है, और दूसरी परिक्रमण गति जो सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। तो सूर्य के जो चारों तरफ घूमती है उसको कहते हैं परिक्रमण गति। इसके कारण दो घटनाएं घटित होती हैं जरूरी, एक तो दिन रात की लंबाई में अंतर होता है, और दूसरा ऋतु परिवर्तन होता है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसको घूर्णन गति कहते हैं। इसको घूर्णन गति के साथ साथ परिभ्रमण की गति कहते हैं। परिभ्रमण मतलब अपने अक्ष पर ही घूमना। जैसे लट्टू घूमता है, आप जब लट्टू चलाते हो तो अक्ष पर भी घूम रहा है और चारों तरफ भी घूमता है, तो जो अक्ष पर घूम रहा है उसको घूर्णन गति या परिभ्रमण गति कहते हैं, और जो चारों तरफ घूम रहा है उसको कहते हैं परिक्रमण गति। तो परिभ्रमण गति के कारण दिन रात का होना होता है, जो दिन और रात होते हैं। दूसरा, हवाओं की जो दिशा होती है और जो समुद्री धाराओं की दिशा होती है वो भी इसी से होती है। जैसे ज्वार भाटा जो आते हैं वो भी घूर्णन गति के कारण ही है, और रात में जो तारे हमें चलते दिखाई देते हैं वो भी घूर्णन गति के कारण है। तो ये आप समझ रहे हो, दिन रात का होना, दिन और रात का होना क्या है? घूर्णन गति का कारण, रोटेशनल ऑफ द अर्थ, ठीक है, रोटेशन ऑफ द अर्थ, डे एंड नाइट कॉस ऑफ ऑकर्स ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, मतलब दिन और रात का जो होता है वो पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण या घूर्णन गति के कारण होता है, ठीक है। इसको हम दैनिक गति भी कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आप समझ लीजिए, इसको याद रखिए। याद अभी यहाँ पे पूछ सकता है कभी भी आपके सामने कि हवाओं और समुद्री धाराओं की दिशा का तय होना किस गति के कारण होता है? तो वो घूर्णन गति के कारण होता है। कभी आपसे पूछने लग जाए ज्वार भाटा की ज्वार भाटा की घटना किस गति के कारण, पृथ्वी की किस गति के कारण होती है? तो वो पृथ्वी घूर्णन गति के कारण होती है। ऐसी रात में तारों का चलना। कभी आपसे पूछे कि दिन रात की लंबाई में अंतर किसके कारण होता है? तो परिक्रमण गति के कारण होता है। और दूसरा ऋतु परिवर्तन, तो वो भी परिक्रमण गति के कारण होता है। ये 6 घटनाएं हैं, 6 घटनाओं के कारण 2 गतियां हैं। क्वेश्चन नंबर 20, टेलीविजन संकेत सामान्यतः एक दूरी से आगे प्राप्त नहीं होते, क्योंकि टेलीविजन के संकेत हैं, द टेलीविजन सिग्नल्स आर जनरली नॉट रिसीव्ड बियॉन्ड ए सर्टेन डिस्टेंस बिकॉज, टेलीविजन के संकेत हैं, जैसे टेलीविजन जो मूवी टीवी वगैरह चलाते हैं हम, तो एक संकेत हैं वो एक डिस्टेंस के बाद ज़्यादा प्राप्त नहीं हो पाते। आप देख रहे हो वो झमझमाहट सी आने लगती है, सिग्नल टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की जो वक्रता है, पृथ्वी की जो वक्रता है वो पृथ्वी की वक्रता उत्तरदायी होती है। द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज रेस्पॉन्सिबल, पृथ्वी की वक्रता क्या है इसके लिए? उत्तरदायी होती है, ठीक है। तो पृथ्वी की वक्रता के कारण क्या होता है, जो सिग्नल्स होते हैं वो एक दूरी के बाद हमें प्राप्त नहीं होते। 20 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21,
देखिए, 2 ग्रहों जिनके उपग्रह नहीं हैं वे हैं, ये क्या है, सूर्य है। इसके अपने कुछ ग्रह हैं, कौन कौन से? ठीक है, अब देखो, दूरी के अनुसार देखोगे तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये क्या हैं, ग्रह हैं किसके, सूर्य के। ठीक है, ये सूर्य के अपने ग्रह हैं। अब ये क्या करते हैं, इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है, सूर्य के नज़दीकी हैं। अब क्या है कि जब देखोगे आप तो बुध सूर्य के क्या है, सबसे नज़दीक है। आप फिर से देखिए, यहीं पे मैं आपके पूरा क्लियर कर दूंगा। बुध क्या है, सूर्य के सबसे नज़दीक है। ठीक है, फिर क्या, शुक्र है, फिर पृथ्वी। तो आप पृथ्वी के बारे में कभी पूछे तो पृथ्वी क्या है, तीसरा, दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है। बुध क्या है, पहला ग्रह है। ठीक है, तो बुध क्या है, पहला ग्रह है, और दूरी के क्रम में पृथ्वी कौन सा ग्रह है, तो तीसरा ग्रह है। बृहस्पति क्या है, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह। शुक्र क्या है, ये सबसे गर्म और सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे गर्म एवं सबसे चमकीला ग्रह। बुध क्या है, ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बृहस्पति बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसे लघु सौर तंत्र कहते हैं, लघु सौर तंत्र कहते हैं। ठीक है, शनि क्या है, ये दूसरा बड़ा ग्रह है, दूसरा बड़ा। ठीक है, दूसरा बड़ा ग्रह है और दूरी के क्रम में छठवां ग्रह है। इस तरह से देखोगे पृथ्वी के बारे में तो जो बताना है बता ही देंगे। मंगल को क्या बोलते हैं, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं, बिकॉज ऑफ आयरन ऑक्साइड पाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा पाए थे। इस यहीं पे क्या होता है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स पाया जाता है, ओलंपस मॉन्स। ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पाया जाता है। इसी तरह से देखो कि बुध क्या है, सबसे नज़दीक और सबसे छोटा ग्रह है। और एक जो बात प्रश्न के अंतर्गत पूछ रहा है कि 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं होते, तो वो कौन कौन से हैं, बुध और शुक्र। बुध एवं शुक्र इनके क्या हैं, दोनों के उपग्रह नहीं होते। अब आप एक प्रश्न पूछ सकते हो मुझसे कि सर एक बात बताइए कि सबसे नज़दीक तो बुध है, तो फिर सबसे चमकीला भी बुध ही होना चाहिए, सबसे गर्म भी बुध ही होना चाहिए। तो हाँ, बात आपकी सही है, पर क्या है, बुध के पास अपना वायुमंडल नहीं है। बुध के पास क्या नहीं है, अपना वायुमंडल नहीं है। और जब वायुमंडल नहीं होता तो हवा के कण नहीं होंगे। आपको गर्मी महसूस क्यों होती है, वायुमंडल के कारण, क्योंकि वायुमंडल जब होता है तो हवा के कण गर्म होते हैं। पेड़ पौधे जब आपको हवाई तो आपको गर्म महसूस, ठंडा और गर्म का एहसास कराएगी। आप पंखा चलाते हो, अचानक से आपका पसीना सूखता है, ठंडा महसूस होता है। बाहर अगर हवा तेज होती है तो गर्म महसूस होता है, हवा ठंडी होती है, क्योंकि बारिश होने के बाद मौसम ठंडा होता है, क्यों, मौसम के साथ साथ हवा भी ठंडी होती है। तो वायुमंडल में जो हवा होती है, वायु होती है, वही हमें ठंडे और गर्म का एहसास कराने में उसका बहुत बड़ा योगदान है। अब क्योंकि वायुमंडल नहीं है तो वो वहाँ पे गर्म होगा किस चीज़ में, किस चीज़ को गर्म करोगे जब वायुमंडल ही नहीं है, तो किस चीज़ के द्वारा आपका प्रकाश का परावर्तन होगा, प्रकीर्णन नहीं होगा तो प्रकाश भी नहीं होगा। इसका मतलब समझ रहे हो ना,
बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये क्या होता है, ना तो ये गर्म होता है सबसे ज़्यादा, और ना ही सबसे ज़्यादा ठंडा होता है, और ना ही ये सबसे ज़्यादा चमकीला होता है। जब आप सनलाइट को एब्जॉर्ब ही नहीं करोगे तो चमक कैसे दिखाई देगी, ठीक है, फिर तो ब्लैक होल की तरह दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है, प्रकाश का प्रकीर्ण नहीं हो पाता। लेकिन शुक्र के पास अपना वायुमंडल है, इसलिए क्या होता है, वो सबसे गर्म भी है, क्योंकि इसके पास है नहीं तो दूसरा सबसे नज़दीकी ग्रह शुक्र है, तो शुक्र ही सबसे ज़्यादा गर्म भी दिखेगा और सबसे ज़्यादा चमकीला भी दिखेगा। बुध और शुक्र दो ऐसे उपग्रह हैं, ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। शुक्र को क्या बोला जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कह दिया जाता है। क्यों, क्योंकि आकार, त्रिज्या, कुछ भौतिक गुण ऐसे हैं जो इसके सीधे सीधे पृथ्वी से मिलते हैं, इसलिए इसको शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कह दिया जाता है, ठीक है। और क्या इसके जितनी खासियत हैं आप देख लेना, बाकी मैंने बता दी है आपको, ठीक है। तो दो उपग्रह बुध और शुक्र हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है, आप बताइए, किसको कहा जाता है लाल ग्रह, बताओ जल्दी से। मैंने बताया आपको, तो ये किसको कह दिया लाल ग्रह, मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह क्यों कहा जाता है, इसकी इसकी मिट्टी में क्या होता है, आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। आयरन ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है मिट्टी में, ठीक है। मिट्टी में, किस में, मिट्टी में। मिट्टी में आयरन ऑक्साइड के कारण मिट्टी कैसी दिखती है, वहाँ पर लाल दिखती है। लाल दिखने के कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह कह दिया जाता है, ठीक है, रेड प्लेनेट कह दिया जाता है, ठीक है। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कह दिया जाता है, तो शुक्र को। ठीक है, तो आयरन ऑक्साइड के कारण क्या होता है, उसकी मिट्टी का रंग लाल हो जाता है, और लाल के कारण इसको पृथ्वी का लाल ग्रह कह दिया जाता है। इसे पृथ्वी के सदृश ग्रह माना जाता है, मतलब पृथ्वी के तरह दिखने वाला है, ठीक है। तो पृथ्वी के सदृश ग्रह भी कह दिया जाता है इसको, मंगल ग्रह को पृथ्वी के सदृश, पृथ्वी के सदृश मतलब पृथ्वी के समान दिखने वाला। तो कौन सा, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह पर लाल मिट्टी के कारण इसको लाल ग्रह भी कह दिया जाता है। 23, शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, शनि ग्रह के वायुमंडल में। तो देखो शनि ग्रह के वायुमंडल में शनि ग्रह के वायुमंडल में आप देखोगे तो हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया की सबसे ज़्यादा मात्रा में, हाइड्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो पूछे आपसे कभी कि शनि ग्रह के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो हाइड्रोजन पाई जाती है, फिर हीलियम, फिर मीथेन और अमोनिया। अब क्योंकि सबसे अधिक पूछ रहा है वो, सबसे अधिक के क्रम में हाइड्रोजन ऑप्शन में दिख नहीं रहा आपको, ठीक है। नाइट्रोजन पाई नहीं जाती, कार्बन मोनोऑक्साइड पाई नहीं जाती, सल्फर डाई जो आपको क्रम में दिखोगे, तो हाइड्रोजन के बाद हीलियम भी नहीं है, मीथेन है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मीथेन। तो 23 शनि ग्रह के बाद क्या हो जाएगा, तो मीथेन हो जाएगा, ठीक है। तो शनि ग्रह पे क्या है, तो इसको मीथेन। अब शनि में मैंने आपको बहुत सारी विशेषताएं बताई थी कि ये दूरी के क्रम में छठवां, आकार के क्रम में दूसरा बड़ा ग्रह है, इसके चारों तरफ रिंग्स पाए जाते हैं, इसके वलयों का पाया जाना इसकी बहुत बड़ी मतलब क्या इसकी एक प्रमुख विशेषता है। शनि का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा, टाइटन है, ये याद रखना, टाइटन, ठीक है। सौरमंडल में आंखों से दिखने वाला, सौरमंडल में आंखों से दिखने वाला शनि क्या है, अंतिम उपग्रह, मतलब अंतिम ग्रह है। अंतिम ग्रह कौन सा है, तो वो शनि है, ठीक है। टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, आंखों से दिखने वाला ही अंतिम ग्रह है। इसके बाद अरुण और वरुण को देखने के लिए हमको दूरबीन की आवश्यकता होती है। इसमें सबसे अधिक मात्रा में आपको हाइड्रोजन मिलती है, पर हाइड्रोजन हीलियम ऑप्शन में होने के कारण कौन सा हो जाएगा, मीथेन सबसे अधिक पाई जाती है, ठीक है।
टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। तो आंसर क्या हो जाएगा 23 का सी। क्वेश्चन नंबर 24, किस ग्रह का रंग लाल दिखाई देता है? बताया था मैंने आपको। जैसे आप मंगल ग्रह मैंने बताया आपको, मंगल ग्रह पर क्या होता है, इसके आयरन ऑक्साइड पाई जाती है, आयरन ऑक्साइड। इसकी मिट्टी में क्या पाया जाता है? आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। आयरन ऑक्साइड के कारण मिट्टी का रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। आयरन ऑक्साइड के कारण मिट्टी का रंग क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। लाल होने के कारण ही इसको क्या बोला जाता है? लाल ग्रह कह दिया जाता है, लाल ग्रह। तो आंसर क्या हो जाएगा? मंगल, ठीक है, मार्स। मार्स ग्रह को क्या बोल दिया है? तो लाल ग्रह कह दिया जाता है। किसके कारण? 24 का क्या हो जाएगा? सी। तो आयरन ऑक्साइड के कारण इसकी मिट्टी में क्या होता है? लाल रंग हो जाता है मिट्टी का, और लाल मिट्टी के कारण इसको क्या बोला जाता है? लाल ग्रह कह दिया जाता है मंगल ग्रह को। इसको पृथ्वी के सदृश ग्रह भी कहते हैं, ध्यान रखना, पृथ्वी के सदृश, पृथ्वी के सदृश ग्रह भी कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा 24 का सी। निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर पूरब से पश्चिम की तरफ घड़ी की सुई के अनुकूल घूमता है? निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा है जो सूर्य के चारों ओर घड़ी की, मतलब पूरब से पश्चिम की तरफ घड़ी की सुई के अनुकूल घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है। तो देखिए, जैसे सभी ग्रह होते हैं, मैंने आपको बताया सभी ग्रह, बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार जो भी है, सभी के सभी ग्रह क्या करते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। सूर्य के सभी ग्रह क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब पश्चिम से पूर्व दिशा में सूर्य की तरफ घूमते हैं, ठीक है, पश्चिम से पूर्व दिशा में। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एंटी क्लॉकवाइज ठीक है, सूर्य के चारों ओर क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, अर्थात पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ घूमते हैं, पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमते हैं सभी ग्रह। लेकिन दो ग्रह ऐसे हैं, कौन कौन से? लेकिन दो ग्रह कौन कौन से? शुक्र और अरुण। कौन से? शुक्र और अरुण। लेकिन दो ग्रह शुक्र और अरुण ये ऐसे हैं जो पूरब से पश्चिम दिशा में घूमते हैं, पूरब से पश्चिम अर्थात क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो ध्यान रखो। जैसे अब इसमें से शुक्र और अरुण को निकालो, तो बुध पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण, अरुण की जगह वरुण, ठीक है, अरुण वरुण में तो अरुण है जो इसका। तो ये दोनों, मतलब इन दोनों को छोड़ के बाकी के 6 ग्रह कैसे घूमते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, अर्थात पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमते हैं सूर्य के। लेकिन ये दोनों ग्रह कैसे हैं? शुक्र और अरुण, ये बाकी 6 के विपरीत पूरब से पश्चिम दिशा में अर्थात क्लॉकवाइज घूमते हैं। अब क्या पूछ क्या रहा है वो? पूरब से पश्चिम पूछ रहा है, अर्थात क्लॉकवाइज पूछ रहा है वो, घड़ी की सुई के अनुकूल अर्थात क्लॉकवाइज। तो कौन से हो जाएंगे? शुक्र और अरुण, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ शुक्र दे रखा है, कभी दूसरे प्रश्न में आपको अरुण भी देखने को मिल जाएगा। तो शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जो बाकी ग्रहों के विपरीत क्लॉकवाइज घूमते हैं, अर्थात पूरब से पश्चिम दिशा की तरफ घूमते हैं, और पश्चिम से पूरब क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज, जो कि बाकी के 6 ग्रह घूमते हैं। तो आपके सामने आंसर क्या हो जाएगा 25 का सी। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। अब शुक्र के बारे में जानते हैं थोड़ा। तो शुक्र क्या है? इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कह दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी भौतिक गुण पृथ्वी से काफी हद तक मिलते हैं। शुक्र को क्या कह दिया जाता है? शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन। अभी पूछने लग जाए कि किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को, बिकॉज ऑफ इसके
फिजिकल जो क्वालिटीज हैं वो इससे काफ़ी हद तक मिलते हैं। इसके जो भौतिक गुण हैं, किसके कारण? भौतिक गुणों के कारण, भौतिक गुणों के कारण, भौतिक गुणों में समानता के कारण, समानता के कारण। अब सब भौतिक गुण कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे आप उसकी देखोगे तो आकार है, त्रिज्या है, भार है, ये सब के सब लगभग समान दिखते हैं। तो आपसे कभी पूछने लग जाए कि किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कह दिया जाता है, तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों के, पृथ्वी और शुक्र के भौतिक गुण काफ़ी हद तक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। भौतिक गुणों के अंदर देखोगे तो उनका भार है, आकार है, त्रिज्या है, लगभग एक जैसी दिखती है। ठीक है, इसके साथ साथ शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जो बाकी ग्रहों के विपरीत क्लॉकवाइज घूमते हैं, अर्थात पूरब से पश्चिम दिशा की तरफ घूमते हैं। बाकी के 6 ग्रह एंटी क्लॉकवाइज अर्थात पश्चिम से पूरब दिशा में। तो आप ध्यान रखना, शुक्र और अरुण क्लॉकवाइज अर्थात पूरब से पश्चिम दिशा की तरफ घूमते हैं। ग्रहों को उनके आकार के आधार पर, किसके आधार पर? आकार के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए ग्रहों को। आकार, आकार का मतलब दूरी के आधार पर नहीं, बल्कि आकार के आधार पर। ठीक है, तो देखो आकार के आधार पर, तो सबसे बड़ा आकार के आधार पर कौन सा ग्रह होता है? बृहस्पति। फिर दूसरा बड़ा शनि, फिर अरुण और वरुण। ठीक है, अरुण और वरुण। फिर 5वें नंबर का जो हमारा होता है आकार के आधार पर, वो होता है पृथ्वी। पृथ्वी, ठीक है, शुक्र, मंगल और बृहस्पति। ठीक है, अब अगर इसको चाहूं तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं। ठीक है, सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह, और और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? बुध। ठीक है, तो सबसे छोटा। अभी आपसे पूछने लग जाए कि आकार के आधार पर सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वो बृहस्पति है। आकार के आधार पर सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो वो बुध है। बृहस्पति को लघु सौर तंत्र कह दिया जाता है, लघु सौर तंत्र कह दिया जाता है। ठीक है, शनि क्या है? दूरी के आधार पर छठवां ग्रह है, लेकिन आकार के आधार पर दूसरा है। शनि ही अंतिम ग्रह है जिसके नग्न आंखों से देखा जाता है। फिर इसके अलावा अरुण वरुण आकार के आधार पर तीसरे चौथे हैं। पृथ्वी 5वें नंबर का, ठीक है, 5वां बड़ा ग्रह है, ध्यान रखना कभी पूछने लग जाए। पृथ्वी 5वां, पृथ्वी 5वां बड़ा ग्रह है। पृथ्वी 5वां बड़ा ग्रह है। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा बृहस्पति, शनि, अरुण, पृथ्वी के बारे में पूछ सकता है कि पृथ्वी किस नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है, तो 5वां बड़ा ग्रह है। ठीक है, शुक्र को पृथ्वी की बहन कह दिया जाता है बिकॉज ऑफ द, इसकी जो फिजिकल क्वालिटीज होती हैं वो सेम टू सेम, मतलब लगभग सेम होती हैं, किसके? अर्थ के। मंगल जो मार्स है हमारा, और फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा जो एंड में आता है बुध। अपोलो लोग बुध को क्या बोलते हैं? अपोलो, मतलब बुध जो ग्रीक लोग होते हैं, सॉरी, ग्रीक जो लोग होते हैं, ग्रीक लोग बुध को अपोलो बोलते हैं, अपोलो। कभी पूछने लग जाए आपसे कि ग्रीक लोग किस ग्रह को अपोलो के नाम से बुलाते हैं, तो वो बुध ग्रह को अपोलो के नाम से बुलाते हैं ग्रीक लोग। ठीक है, तो आंसर आपके सामने है। अब देख लेते हैं ग्रहों को उनके आकार के आधार पर। तो सबसे बड़ा 1 2 3 4, तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 26 का ए। 26 का क्या हो जाएगा? 4 3 2 1, 27।
कह रहा निम्न ग्रहों पर विचार कीजिए, वह सही क्रम कौन सा है जिनमें ग्रहों की परिधियां सूर्य के निकट से प्रारंभ करते हुए स्थित होती है। अच्छा, मतलब देखिए क्वेश्चन की भाषा चेंज कर दी है। कहने का मतलब है उसका कि दूरी के अनुसार बढ़ते क्रम में लगाइए, सूर्य से दूरी के अनुसार। जैसे ये सूर्य हो गया अपना, ठीक है, सन हो गया ये क्या हो गया, सन हो गया। अब कह रहा है इससे दूरी, तो मैंने आपको बताया था दूरी के क्रम में देखोगे तो सबसे नजदीक कौन सा है, बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 ग्रह हैं दूरी के अनुसार। तो सबसे नज़दीक कौन सा है, बुध है, फिर पृथ्वी, वो सॉरी शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध। अब आपसे पूछने लग जाए कभी कि पृथ्वी के नज़दीक सबसे कौन सा ग्रह है, तो शुक्र है, ध्यान रखना। ठीक है, बुध नहीं ना मंगल। पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, तो पृथ्वी के नज़दीक सबसे नज़दीक है शुक्र, और सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, तो वो है बुध। ध्यान रखना, ये दोनों ध्यान रखो। ये शुक्र सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है, और ये शुक्र पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है। अब देखते हैं ग्रहों को परिधि के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे नज़दीक कौन सा होगा, बुध 4 3 1 2, बृहस्पति, शनि 4 3 1 2, कहाँ पर है, 4 3 1 2। आंसर क्या हो जाएगा 27 का सी। आंसर क्या हो जाएगा 27 का, 4 3 बृहस्पति 1 2, सॉरी तो 4 3 1 2 का मतलब डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 27 का डी। ये क्या है, सन अपना, सन। फिर से कभी पूछे कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो वो बुध है, और पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा है, तो वो शुक्र है। ठीक है, और पृथ्वी के नज़दीक के क्रम में पूछता है तो शुक्र सबसे नज़दीक है पृथ्वी के। ट्वेंटी 28, हमारे सौरमंडल में सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है। देखो आ गया प्रश्न, वहाँ पे मैंने बताया था सबसे चमकदार। तो सबसे चमकदार कौन सा है, शुक्र। शुक्र क्या है, सबसे चमकदार, सबसे चमकदार और सबसे गर्म। सबसे गर्म क्यों, क्योंकि शुक्र के पास क्या है, अपना वायुमंडल है। ठीक है, जबकि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, बुध है, लेकिन बुध के पास क्या है, अपना वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं है। ठीक है, और इसके पास क्या है, अपना वायुमंडल है। अब क्योंकि वायुमंडल बुध के पास है नहीं, तो क्या है, वायु की अनुपस्थिति के कारण न तो वो सूर्य से जो उसको ऊष्मा प्राप्त होती है उसको ऑब्जर्व कर पाता, और न ही वो सूर्य के द्वारा जो उसको प्रकाश प्राप्त होता है उसके पास उसे ऑब्जर्व कर पाता। इसलिए न तो वो सबसे चमकीला ग्रह है और न ही वो सबसे गर्म ग्रह है। सूर्य के दूरी के क्रम में सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह अगर बुध है तो उसके दूसरा कौन सा नज़दीक है, शुक्र है। क्योंकि जो सारी फैसिलिटी जो उसको बुध को प्राप्त होनी चाहिए थी, वायुमंडल की अनुपस्थिति ने वो प्राप्त न करके किसको प्राप्त कर दी हैं, वो प्राप्त कर दी सारी की सारी शुक्र को। तो शुक्र सबसे गर्म ग्रह भी है और शुक्र सबसे चमकीला ग्रह भी है। ठीक है, तो वो बुध नहीं है। आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, शुक्र हो जाएगा। और शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कह दिया जाता है, क्योंकि इसके भौतिक गुण बराबर होते हैं। शुक्र को एक और चीज़ है शुक्र के बारे में जो जरूरी है, इसको सांझ का तारा, इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कह दिया जाता है। सांझ का तारा या भोर का तारा भी कह दिया जाता है। ठीक है, सांझ का तारा या भोर का तारा। तो आंसर आपके सामने क्या हो जाएगा, शुक्र। शुक्र को सबसे चमकदार ग्रह और शुक्र को सांझ का तारा और भोर का तारा भी कह दिया जाता है, और ये क्या करता है, क्लॉकवाइज घूमता है, ये और अरुण। ठीक है, इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कह दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन।
इसे क्या कह दिया जाता है? सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह। ठीक है, तो आप इसके आंसर्स को समझ लीजिए, आपके काम आएंगे। ठीक है, तो सबसे चमकदार ग्रह बुध न हो के कभी कंफ्यूज होना हो जाए कि सबसे नज़दीक बुध है तो सबसे चमकदार भी बुध होगा, बात आपकी ठीक है, पर बुध के पास अपना वायुमंडल न होने के कारण क्या है, वो सबसे चमकदार ग्रह नहीं है और न ही सबसे तापमान सबसे गर्म ग्रह है। तो सबसे चमकदार और सबसे गर्म किसकी विशेषता है? तो वो शुक्र ग्रह की विशेषता है। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कह दिया जाता है कि क्लॉकवाइज घूमता है, अन्य ग्रहों की विपरीत ये क्लॉकवाइज घूमता है, जबकि अन्य ग्रह कैसे घूमते हैं? एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है, और कभी पूछे आपसे तो शुक्र के पास अपना और शुक्र अब बुध के पास क्या अपना वायुमंडल नहीं है। 29, क्वेश्चन नंबर 29, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? मैंने आपको बताया था दूरी के क्रम में, दूरी के क्रम में सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा बताया था? तो बुध बताया था। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये क्या है? दूरी के आधार पर। तो ये क्या है? सूर्य के सबसे नजदीक है, सबसे नजदीक, और सबसे छोटा, सबसे छोटा। वरुण क्या है? सबसे दूर ग्रह है, सबसे दूर। ठीक है, ये क्या है? बृहस्पति सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। ठीक, तो सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा बुध है, और सबसे नज़दीक कौन सा है? वो भी बुध है। तो सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा, मरकरी। ठीक है, तो 29 का क्या हो जाएगा? ए, आंसर ऑफ 29। ठीक है, तो 29 का ए। और मैंने बताया था बुध को ग्रीक लोग क्या बोलते हैं? तो अपोलो बोलते हैं। ग्रीक लोग इसको क्या बोलते हैं? अपोलो। ठीक है, कभी पूछे आपसे कि ग्रीक लोग किस ग्रह को अपोलो के नाम से बुलाते हैं? तो वो बुध ग्रह को बुलाते हैं। 29 का ए। क्वेश्चन नंबर 30, पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है। चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक, केवल एक फलक ही दिखाई देता है। एक फलक मतलब केवल एक हिस्सा दिखाई देता है पृथ्वी से देखने पर। चंद्रमा अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। तो आंसर पूछ रहा है। तो देखो, चंद्रमा का क्या होता है? परिक्रमण और परिभ्रमण काल, अर्थात अपने अक्ष पर घूमने का काल और पृथ्वी के चारों तरफ घूमने का काल कैसा होता है? परिक्रमण और परिभ्रमण, ये दोनों क्या होते हैं? लगभग समान होते हैं, लगभग समान होते हैं। ठीक है, तो जितने ही अंश में पृथ्वी मतलब वो सूर्य के पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, उतने ही में क्या होता है? अपने अक्ष पर भी घूम जाता है। तो इसीलिए क्या होता है कि हमें पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक भाग, लगभग 59%, लगभग 59% भाग ही दिखाई देता है। पूरा चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता। तो कारण क्या है? पृथ्वी पर से चंद्रमा का एक पृष्ठ, केवल एक ही फलक दिखाई देता है। तो ये बात भी क्या है? सही है। अपने अक्ष पर चंद्रमा घूर्णन काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर है। अर्थात घूर्णन काल का मतलब उसका परिक्रमण काल, परिभ्रमण काल, घूर्णन मतलब अपने अक्ष पर, और पृथ्वी के चारों ओर मतलब परिक्रमण। तो घूर्णन काल और परिक्रमण काल क्या है? बराबर है। अर्थात जितने ही अक्ष पर वो अपने पे घूमता है उतने में ही पृथ्वी के चारों तरफ भी घूम जाता है। तो ऐसा हमें कभी मौका नहीं मिलता कि पृथ्वी का हमें चंद्रमा से एक पूरा हिस्सा दिखाई, मतलब एक हिस्सा दिखाई देता है, पूरा हिस्सा नहीं दिखाई देता। तो ए और आर क्या है? दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या करता है। तो 30 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, 31, क्वेश्चन नंबर 31, पृथ्वी से निकटतम दूरी पर ग्रह। इसे पृथ्वी से, सूर्य से पूछता। दो तरह से प्रश्न है। सूर्य के
सबसे नजदीक ग्रह और पृथ्वी के ठीक है। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा पाया जाता है? शुक्र। और सूर्य के सबसे नजदीक बुध। ठीक है। तो पृथ्वी से पूछ रहा है, तो पृथ्वी से निकटतम दूरी पर कौन सा हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। ठीक है। तो अब बुध के नजदीक देखोगे, बुध के हिसाब से देखोगे तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये क्या है? ये सूर्य से दूरी का क्रम है। सूर्य से दूरी के क्रम में जैसे सबसे नजदीक है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। लेकिन जब पृथ्वी की बात आएगी तो पृथ्वी से ग्रहों की दूरी के आधार पर अब क्या होगा? शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो शुक्र, मंगल, बुध, कौन कौन सा? शुक्र, मंगल, बुध। ठीक है। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है। ये क्या है? ये उसके आधार पर है, ये पृथ्वी से दूरी के आधार पर है। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र है, फिर मंगल है, फिर बुध है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। लेकिन सूर्य से पूछे तो सबसे नजदीक कौन सा है? तो बुध है। और पृथ्वी से शुक्र है। तो पृथ्वी से इसे बताना आप, तो पृथ्वी से पूछे कभी कि पृथ्वी के नजदीक से ग्रह तो क्रम कौन सा होगा? तो शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और सूर्य से बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। लास्ट के यहाँ भी सेम है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, और यहाँ पर भी सेम है। अंतर कहाँ आ जाएगा? क्योंकि पृथ्वी के सबसे नजदीक क्या है? यहाँ पर देखिए, पृथ्वी के सबसे नजदीक क्या है? ये है शुक्र या फिर मंगल। तो मंगल और शुक्र के बीच में पृथ्वी है। तो आप देखो सबसे नजदीक शुक्र है, तो याद करने का तरीका क्या हो जाएगा? शुक्र, मंगल, फिर बुध। अब बाकी के तीनों चारों समान हैं, उधर भी इधर भी, तो ऐसे आप याद रख लोगे। 32, ग्रहों के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? ग्रहों के बारे में तो देखो, दो चीजें याद रखो, तारा और ग्रह। मैंने आपको बताया था, जैसे तारा क्या है? सूर्य है। सूर्य के पास क्या होता है? अपना प्रकाश होता है, अपना प्रकाश होता है, और ये स्वयं चमकता है, स्वयं चमकता है। लेकिन ग्रह के साथ क्या है? इनके पास अपना प्रकाश नहीं होता, इनके पास अपना प्रकाश नहीं होता, ये तारों के प्रकाश से चमकते हैं, तारों के प्रकाश से चमकते हैं। ठीक है। तो देखिए, तारों की विशेषता क्या है कि तारों के पास अपना प्रकाश होता है और वे स्वयं के प्रकाश से ही चमकते हैं, जबकि ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता, वे तारों के प्रकाश से चमकते हैं। तो इसलिए देखिए, ग्रहों के बारे में क्या सत्य है? ये प्रकाशहीन होते हैं किंतु चमकते नहीं है, पहला गलत है। चमकते तो हैं, ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं, ये सही है। इनके पास अपना प्रकाश तो होता नहीं है, लेकिन ये तारों के प्रकाश से चमकते हैं। तो 32 का क्या हो जाएगा? बी। ठीक है। तो ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं ये, जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित न होकर तारों के प्रकाश से चमकते हैं। और हमारे सौरमंडल के जितने भी ग्रह हैं, ये सब के सब सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 32 का बी। क्वेश्चन नंबर 33, टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है, बोला था मैंने आपको। ठीक है। तो टाइटन किसका बताया था? टाइटन किसका है? शनि का। शनि का सबसे बड़ा क्या है? उपग्रह है। ठीक है। टाइटन किसका सबसे बड़ा उपग्रह है? तो शनि का है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 33 का डी। ठीक है। टाइटन किसका? तो टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि के बारे में जितनी भी विशेषता थी मैंने आपको बताई है। आकार के आधार पर
दूसरा दूसरा बड़ा ग्रह है ये, और दूरी के आधार पर, दूरी के आधार पर क्या है, दूरी के आधार पर ये छठवां बड़ा ग्रह है, छठा। ठीक है। नग्न आंखों से दिखने वाला अंतिम ग्रह, नग्न आंखों से दिखने वाला अंतिम ग्रह, नग्न आंखों से दिखने वाला कैसा है, अंतिम ग्रह है ये। ठीक है। नग्न आंखों से दिखने वाला अंतिम ग्रह शनि, आकार के आधार पर बड़ा ग्रह है दूसरा, और दूरी के आधार पर क्या है, ये छठवां ग्रह है। इसी के साथ साथ टाइटन इसका सबसे बड़ा ग्रह है। हाँ, शनि के लिए एक और विशेषता है, इसकी चारों तरफ बलियों का पाया जाना, बलियों मतलब रिंग्स का पाया जाना, रिंग्स का पाया जाना। ठीक है। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, 33 का डी। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वो कौन सा है ग्रह, तो बृहस्पति के वायुमंडल में मीथेन बहुत मात्रा में पाई जाती है। ठीक है। अब बृहस्पति के बारे में जरूरी बात क्या क्या है, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और इसे लघु सौर तंत्र भी कहते हैं, लघु सौर तंत्र। ठीक है, इसे लघु सौर तंत्र भी कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 34 का सी। कभी आपसे पूछने लग जाए कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। कभी पूछे किस ग्रह को लघु सौर तंत्र कहते हैं, तो लघु सौर तंत्र किसको कहते हैं, तो वो बृहस्पति को कहा जाता है। ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 34 का सी। क्वेश्चन नंबर 35, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है। ठीक है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण, तो देखो चंद्रमा क्या है, चंद्रमा चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। कभी पूछे आपसे कि चंद्रमा किसका उपग्रह है, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा किसका उपग्रह है, पृथ्वी का, पृथ्वी का भी एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा जो है। अब पूछ रहा है कि चंद्रमा पर क्या है, वायुमंडल नहीं पाया जाता है, ये बात सच है। ठीक है, चंद्रमा पर क्या है, वायुमंडल नहीं पाया जाता, वायुमंडल का अभाव है। अब क्यों है, क्योंकि वायुमंडल के लिए, वायुमंडल वहीं पाया जाएगा जहां पलायन वेग अधिक होगा थोड़ा। ठीक है, पलायन वेग, अब पलायन वेग के उनके वर्गमाल मूलस कम होता है। ठीक है, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल के वेग से कम होता है। तो 35 का क्या आंसर हो जाएगा, डी। 35 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी, द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इज, चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है, इसकी, चंद्रमा, ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है। पूछ रहा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 3,84,000 किलोमीटर, 3,84,000 किलोमीटर। ठीक है, तो 3,84,000 किलोमीटर किसके बीच की दूरी है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी है। कभी कभी आपसे पूछता है और ये पृथ्वी है, ये सूर्य है। कभी कभी आपसे इन दोनों के बीच की दूरी पूछता है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, लगभग कितनी है,
15 करोड़ किलोमीटर। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, और पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, तो 3,84,000 किलोमीटर। आपके सामने दोनों हैं, दोनों ही याद रखना, ये देखना है कि पूछ किसके बारे में रहा है। तो पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, तो 36 का हो जाएगा ए। 37 ईश्वरी कण है द गॉड पार्टिकल इज, तो इसको बोलते हैं हिग्स बोसॉन कण। कौन सा? हिग्स बोसॉन कण। तो किसको बोला जाता है? तो हिग्स बोसॉन। 37 का क्या हो जाएगा? सी, हिग्स बोसॉन कण। ईश्वरी कण को हिग्स बोसॉन कण भी बोला जाता है। एक खगोलीय इकाई संबंधित है, ठीक है, एक खगोलीय इकाई किससे संबंधित है? तो खगोलीय इकाई क्या है? सूर्य एवं पृथ्वी, ठीक है, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी, पृथ्वी सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य औसत दूरी को क्या खगोलीय इकाई बोल? सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य औसत दूरी, ठीक है, सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य की औसत दूरी, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है? खगोलीय इकाई है। 38 का क्या हो जाएगा? तो सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य की औसत दूरी जो है वही क्या कहलाती है? खगोलीय इकाई है। कितना है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। जैसे कितना कितनी है? तो 1.946 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है, 1.946 1.9 1.496 ठीक है 496 है, सॉरी 1.496 गुणा 10⁻11 मीटर, ठीक है। तो आप देखोगे तो 14 करोड़ 96 लाख के आसपास की ये दूरी पड़ती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 38 का ए। क्षुद्र ग्रह पट्टी एस्टेरॉयड बेल्ट निम्न में से किन ग्रहों के बीच में पाई जाती है? तो क्षुद्र ग्रह की एक पट्टी होती है जो किन ग्रहों के बीच में पाई जाती है? तो देखो, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। अब कह रहा है कि क्षुद्र ग्रह पट्टी, क्षुद्र ग्रह पट्टी किन के बीच में पाई जाती है? तो देखो, जो इनमें क्या होता है, मंगल एवं बृहस्पति के बीच में, कहाँ पर? मंगल एवं बृहस्पति के बीच में, यहाँ पर कुछ क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, ठीक है। क्षुद्र ग्रह इसके बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में। तो वो कह रहा है क्षुद्र ग्रह पट्टी निम्न में किन ग्रहों के बीच में पाई जाती है? तो मंगल एवं बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। 39 का क्या हो जाएगा? सी, ए याद रखना, मंगल एवं बृहस्पति के बीच में, ठीक है। तो ये क्या है? क्षुद्र ग्रह की एक पट्टी है। 40 पुच्छल तारे की पूंछ सदा सदैव होती है। पुच्छल तारे की पूंछ, इसकी पुच्छल तारा, पुच्छल तारा किसको बोलते हैं? धूमकेतु को। इसकी पूंछ कहाँ है? सदैव सूर्य से दूर होती है, अवे फ्रॉम द सन, सूर्य से दूर, ठीक है, अवे फ्रॉम द सन, अवे फ्रॉम द सन, तो सूर्य से दूर होती है। किसकी? द टेल ऑफ द, ठीक है, कॉमेट की। तो पुच्छल तारा या धूमकेतु की जो पूंछ है वो सदैव कहाँ से होगी? सूर्य से दूरी पर होती है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही साथियों, लंबी क्लास हो गई काफ़ी, और क्लास के दौरान हमने देखा कितने अच्छे से हमने व्याख्या की है। और जितने भी जो ग्रह हैं हमारे उपग्रह हैं वो लगभग यहीं से आपके सामने देखो,
सौरमंडल में क्या होता है कि पहले तो प्रश्न करंट से जुड़कर आता है अगर कभी पूछ भी ले, पर मानो ओल्ड प्रश्न पूछ भी लेता है तो यहीं से आएगा। आपके सामने जितनी भी 8 ग्रहों की विशेषता है वो मैंने लगभग सारी बता दी हैं। और देखो जब एग्जामिनर ये सोच ही लेता है ना कि मुझे ये प्रश्न हल करवाना ही नहीं तो कोई नहीं कर सकता, ठीक है। वही एक विकास सर जो बोलते हैं कि अगर आपसे प्रश्न एग्जामिनर चाहता है कि आप जवाब दो या इंटरव्यूअर चाहता है तो पूछेगा आपके पिताजी का नाम क्या है, और नहीं चाहता तो पूछेगा मेरे मामा का नाम क्या है, बता दो अब उनके मामा का नाम क्या है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी नहीं, उसकी तैयारी कभी नहीं होती है। हम अपनी तरफ से बेस्ट करते हैं। इन प्रश्नों के दौरान आपके सामने 40 के अंतर्गत 100 प्रश्न हो चुके हैं, आप उन्हें ध्यान से करिए। और इसके अलावा क्या होता है, जब मैंने आपको सौरमंडल के अंतर्गत इतने सारे प्रश्न करा दिए तो अब आपका दायित्व क्या है, इनको नोट करिए। इसके बाद आप एक चैप्टर पढ़िए, फिर जितने भी आप एग्जाम दे रहे हो उनको करिए। आपकी तैयारी 3 चरणों से होकर गुजर रही है एक ही तैयारी के अंतर्गत। तो इससे क्या है, बेहतर दिशा में चलेगी तैयारी। और जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको सब कुछ पढ़ा पढ़ा सा लगेगा कि यार ये तो वहीं से आया था, वहीं से उठ कर आया था। क्योंकि एग्जामिनर भी कोई भगवान नहीं है, वो भी हमारी तुम्हारी ही सोच वाला बंदा होता है। वो भी इसी तरह से प्रश्न सोचते हैं और बनाते हैं। तो हम भी उन्हीं की तरफ से, मतलब आपकी तैयारी में 2-4 जो भी हमसे परसेंट आपके हेल्प हो पा रही है वो कर रहे हैं। आप हमारी हेल्प करिए थोड़ा, जो जब भी आप एंड तक क्लास देखो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ठीक है। चलते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।